हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वीटी एंड वेलकम टू लर्निंग विदाउट बर्डन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 20 दिसंबर 21 के पेपर 2 के आए हुए हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। भाषा है, भाषा क्या है? संरचनाओं की व्यवस्था, संप्रेषण की व्यवस्था, नियम संचालित व्यवस्था, एक वैज्ञानिक व्यवस्था। तो भाषा है नियम संचालित व्यवस्था। संप्रेषण की व्यवस्था तो है, इससे हम लोग संप्रेषण तो करते हैं, कम्युनिकेशन तो करते हैं, लेकिन इसके नियम होते हैं भाषा के। ठीक है। बोली होगा तो बोली का जो होता है नियम नहीं होता है, वो व्याकरण नहीं होता है, लेकिन भाषा जो है, भाषा का क्या होता है? नियम होता है। तो भाषा क्या है? नियम संचालित व्यवस्था है। एक अध्यापक कुछ क्रियाएं करती है, शिक्षार्थियों को निर्देश है कि इसका अनुसरण करें, उन्हें किसी भी प्रकार से बोलने की मनाही है। इस विधि को किस रूप में जाना जाता है? क्रियाएं करती है मतलब वो कुछ एक्टिविटी कर रही है शरीर का। उसके बाद कह रही है कि बच्चे को ना बोलना है ना लिखना है, बस जैसे जैसे टीचर कर रहा है वैसे वैसे स्टूडेंट को भी करना है। तो इसको कहते हैं टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, मतलब समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया। जैसे जैसे टीचर एक्शन कर रहा है वैसे वैसे स्टूडेंट भी एक्शन कर रहा है, बस उसको कुछ ना बोलना है ना लिखना है। तो इसको कहते हैं टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया। ठीक है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 है। 22 का नाम भी याद रख लेना है। ठीक है। एक कक्षा कक्ष में विभिन्न साधनों जैसे दीवार पर कक्षा, पुस्तकालय, श्रव्य दृश्य के द्वारा शिक्षार्थियों को भाषा पर ध्यान देने के अवसर दिए जाते हैं। इसे क्या कहना चाहिए? भाषा अर्जन नहीं, भाषा अर्जन हुआ कि बच्चा जो अपने आप एक्वायर कर लेता है बिना किसी मेहनत के, उसको कहते हैं भाषा अर्जन। भाषा अवबोधन भी नहीं, इंद्रियों द्वारा भाषा अभ्यास नहीं, इंद्रियों द्वारा भाषा अभ्यास नहीं होता है। इंद्रियों द्वारा क्या होता है? जब बच्चा बोल नहीं सकता है तो वो इंद्रियों से कुछ सब कुछ सीखता है, अपने फिजिकल वर्ल्ड का वो इंद्रियों से ही अनुभव करता है, क्योंकि उसमें वो भाषा नहीं समझता है। ये होता है निवेश समृद्ध परिवेश, मतलब कि इसको कहते हैं इनपुट रिच इन्वायरमेंट। जैसे कि दीवार पे कुछ, दीवार पर लिखा हुआ है, उसको कुछ सुनाया जाएगा, ऑडियो वीडियो। तो इससे क्या होगा? उसको एक ऐसा इन्वायरमेंट मिलेगा, समृद्ध परिवेश मिलेगा, ऐसा इनरिच इन्वायरमेंट मिलेगा कि हर तरफ से उसको भाषा दिखेगा और सुनेगा, उसको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। तो जहाँ दीवार पर पोस्टर चिपका हुआ है, वीडियो सुनाया जा रहा है, ऑडियो दिखाया जा रहा है, ये सब ऑडियो सुना रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है? बच्चा चारों तरफ से उसको भाषा का माहौल मिल रहा है, परिवेश मिल रहा है, तो इसको निवेश समृद्ध परिवेश कहते हैं। ठीक है। पठन सामग्री को सरसरी दृष्टि से पढ़ने का अर्थ है, सरसरी दृष्टि से पढ़ने का अर्थ है सामान्य अर्थ के लिए पढ़ना। ठीक है। सरसरी दृष्टि से पढ़ने का अर्थ है सामान्य अर्थ के लिए पढ़ना। शब्द संपदा का प्रयोग उच्चारण तथा व्याकरण है। शब्द संपदा का प्रयोग उच्चारण तथा व्याकरण है। रूप उन्मुखी भाषाई निवेश, रूप उन्मुखी भाषाई निवेश। उत्पादक शब्द संपदा क्या है? उत्पादक, उत्पादक शब्द संपदा क्या है? जिसमें हम उत्पाद करते हैं। जैसे कि हम जब बोलते हैं और जब हम लिखते हैं, जब हम बोलते हैं तो हम लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? उत्पाद करते हैं। और जब सुनते हैं और पढ़ते हैं तब हम उत्पाद नहीं करते, ग्रहण करते हैं। ठीक है। तो दो तरह का होता है लैंग्वेज स्किल। एक क्या होता है? उत्पाद करना, जैसे कि बोलना और लिखना, जिसमें कि हम प्रोड्यूस करते हैं। और एक होता है सुनना और पढ़ना, जिसमें कि हम ग्रहण करते हैं। तो उत्पादक शब्द संपदा क्या है? वे शब्द जिन्हें हम लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं। जब हम लिखते हैं और बोलते हैं तो क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं ना। तो उत्पादक शब्द संपदा है। ठीक है। वे शब्द जिन्हें हम जब कोई
उन्हें बोलता है तो पहचानते हैं, ये नहीं होगा। वे शब्द जिन पर हम पढ़ते समय ध्यान देते हैं, ये भी नहीं होगा। वो शब्द जिन्हें हम समझते नहीं है, ये भी नहीं होगा। कार्य विधिक ज्ञान शिक्षार्थियों की किसमें सहायता करता है? कार्य विधिक ज्ञान मतलब क्या आता है? प्रोसीजरल नॉलेज, ठीक है। प्रोसीजरल नॉलेज भाषा के बारे में ज्ञान सीखने में नहीं, सर्वप्रथम रूप सीखने तथा बाद में प्रयोग करने में भी नहीं, संप्रेषण में व्याकरण के नियमों को लागू करने में। जब वो किसी से बात करता है, कम्युनिकेट करता है, तो कम्युनिकेशन में वो व्याकरण के नियमों को अप्लाई कर सकता है। इसी को कहते हैं प्रोसीजरल नॉलेज, ठीक है। कार्य विधिक ज्ञान भाषा के व्याकरण के नियमों पर अधिकार करने में भी नहीं। जब वो कम्युनिकेशन करता है किसी के साथ, तो वो अपने आप भाषा के नियमों का यूज कर लेता है। इसी को कहते हैं कार्य विधिक ज्ञान, प्रोसीजरल नॉलेज। लेखक का कौन सा उपागम लेखन के द्वारा लिखना सीखने को स्पष्ट करता है? लेखन के द्वारा लिखना सीखना को स्पष्ट करता है, तो ये क्या होता है? ये होता है लेखन का प्रक्रिया उपागम। लेखन का प्रक्रिया उपागम। निम्नलिखित में से कौन सा एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन का कार्य है? एक्स्ट्रापोलेटिव मतलब क्या होता है? किसी के स्थान पर स्वयं को रखना, मतलब कल्पना करके लिखना। जैसे कि हम कह रहे हैं कि मैं यहाँ गया था, वहां मुझे मेरे साथ ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। कल्पना करके लिखना। कल्पना कीजिए कि आप कहानी में एक लड़का है, अपने मित्र को पत्र लिखकर अपनी उस यात्रा के अनुभव का वर्णन कीजिए जिसमें आपकी एक अजनबी से मुलाकात हुई थी। यही इसका आंसर है। क्या कह रहा है कि आप कल्पना कीजिए कि कहानी में आप एक लड़का हैं, अपने मित्र को पत्र लिखकर अपनी उस यात्रा का मतलब पत्र लिखिए और अनुभव करिए कि मैं यहाँ गया था, एक अजनबी से मुलाकात हुई थी, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। बस कल्पना करके लिखना, उसमें लिखना है कि मैं यहाँ गया था, मैं उससे मिला, मैंने ये कहा, उसने ये कहा, उसने वो किया, मैंने ये किया, लेकिन उसमें वो वास्तव में हुआ नहीं है, बस कल्पना करना है, ठीक है। यही इसका आंसर है। नागपुर जाने के लिए रेलवे टिकट का आरक्षण प्रपत्र फॉर्म भरना नहीं होगा। जितनी बार संभव हो सके उतनी बार कविता को पढ़ना तथा कविता का सार लिखना, ये भी नहीं। पेड़ की आत्मकथा लिखना, ये भी नहीं। सामग्रियों में शिक्षा शास्त्र को अंतर्निहित करना है। सामग्रियों मतलब मटेरियल में शिक्षा शास्त्र को अंतर्निहित, शिक्षा शास्त्र मतलब पेडागोजी को उसमें अंतर्निहित करना, मतलब उसी में होना। तो ऐसा करने का क्या मतलब है? सामग्रियों की पाठ्य वस्तु की वैधता नहीं, सामग्रियों की विश्वसनीयता नहीं, शिक्षक की शिक्षा शास्त्रीय समझ नहीं, सामग्रियों की शिक्षा शास्त्रीय समझ। इसी सामग्रियों जो मटेरियल, उसका जो पेडागोजिकल अंडरस्टैंडिंग है, शिक्षा शास्त्रीय समझ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सामग्रियों में शिक्षा शास्त्र को अंतर्निहित करना, ठीक है। एक शिक्षिका प्रतिदिन निम्नलिखित गतिविधि आयोजित करती है। कक्षा को 5 समूह में बांटकर उन्हें समूह में बातचीत के लिए दिन प्रतिदिन के विषय देती है। बाद में प्रत्येक समूह से एक एक विद्यार्थी को लेती है तथा उन्हें पूरी कक्षा के सामने एक समूह के रूप में बातचीत करने के लिए कहती है। वह किसे बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है? तो वह बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ावा देना चाह रही है, ठीक है। आधारभूत अंतर व्यक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि ग्रुप बना दिया और जो डेली यूज का बातचीत होता है उसी को कह रही है कि तुम लोग आपस में बात करो, ऊपर से उस पे से एक एक बच्चे को लेकर के फिर बोलने कहती है। तो ये होता है बेसिक इंटरपर्सनल, जो बेसिक है कम से कम कम्युनिकेशन के लिए, वो बच्चा सीख जाए, ठीक है। बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, आधारभूत अंतरवैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल।
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति की मॉनिटरिंग तथा सुधार के लिए किया गया आकलन। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, जब टीचिंग लर्निंग के ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग जब होता है असेसमेंट, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन। जब लर्निंग प्रोसेस खत्म हो जाए और उसके बाद आकलन करते हैं तो वो होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। जब ड्यूरिंग होता है, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मतलब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, अब बच्चा आपको पढ़ा भी रहा है और बीच बीच में उससे क्वेश्चन भी पूछ रहा है, ये जानने के लिए, ये देखने के लिए कि बच्चा कितना समझ रहा है, तो उसको कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषा के अध्ययन को डैश के रूप में अनुमोदित करती है। तो शास्त्रीय भाषा को एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में अनुमोदित करती है। पहले भी यही था, एक अतिरिक्त विकल्प, क्योंकि पहले भी क्या था, 5 क्लास तक आपको मातृभाषा में बच्चे को सिखाना है, फिर एक लैंग्वेज सिखाना है, सेकेंड लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज कोई भी, इंग्लिश हो सकता है, जर्मन हो सकता है, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज, और एक आपको जो है शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज सिखाना है, चाहे संस्कृत हो सकता है, चाहे तमिल हो सकता है, कोई भी, ये एडिशनल लैंग्वेज के रूप में इसको सिखाना है। ठीक है, एक अतिरिक्त विकल्प, क्योंकि 3 भाषा त्रिभाषीय सूत्र जो है वो कोठारी कमीशन से ही चला आ रहा है। 1964 से 68 में जो कोठारी कमीशन लागू हुआ था, उसी में त्रिभाषा सूत्र दिया गया था। ठीक है, 3 लैंग्वेज की मातृभाषा सिखाइए, इंग्लिश सिखाइए और एक शास्त्रीय भाषा सिखाइए। ठीक है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के 2-2 के समूह बनाती है, उन्हें 18 वाक्यों वाली एक कहानी देती है, उनमें से एक जोड़े के पास विषम संख्या वाले वाक्य छपे हुए तथा अन्य वाक्य खाली है, मतलब कि जबकि दूसरे जोड़े को सम संख्या वाले वाक्य तथा विषम संख्या वाले वाक्य खाली है। दो दो ग्रुप बनाती है। ठीक है, उसमें क्या 18 वाक्य वाला एक कहानी देती है। पहला जो ग्रुप है उसको क्या करती है, उसमें सिर्फ पहला सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस और पांचवा सेंटेंस देती है, दूसरा चौथा छठा ये उसमें छोड़ देती है जगह। और दूसरे ग्रुप को क्या करती है, दूसरे ग्रुप को दूसरा सेंटेंस, चौथा सेंटेंस और छठा सेंटेंस देती है, पहला तीसरा पांचवा, मतलब एक को सम वाला सेंटेंस, एक को विषम नंबर वाला सेंटेंस देती है, बीच बीच का लाइन छोड़ देती है। विद्यार्थियों को जोड़े में एक दूसरे को वाक्यों को पढ़कर सुनाना है तथा कहानी को पूरा कर लिखना है। इसमें श्रवण, वाचन, पठन तथा लेखन सम्मिलित है। इस कार्य को किस रूप में जाना जाता है? इसको कहते हैं पारस्परिक श्रुतलेख। ठीक है, म्यूचुअल डिक्टेशन, म्यूचुअल डिक्टेशन इसको कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है, जब 2 बच्चे हैं या 2 बच्चों का अलग अलग ग्रुप है, जब एक पढ़ता है तो दूसरा सुनता है और दूसरा पढ़ता है तो पहला सुनता है, और उसके बाद दोनों पूरे को समझता है। तो इसमें क्या होता है, चारों जो हमारा स्किल है, एल एस आर डब्ल्यू, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, इससे क्या होता है, चारों चीज उसका सही होता है। जब पहला बोल रहा है, ठीक है, दूसरा क्या करेगा, सुनेगा। जब दूसरा बोल रहा है तो पहला सुनेगा, फिर क्या करेगा, लिखेगा। जब पहला बोल रहा है तो वो रीडिंग करके ही बोलेगा ना, पढ़ के ही बोलेगा, तो इससे लिसनिंग भी हो गया, स्पीकिंग भी हो गया, रीडिंग भी हो गया और राइटिंग भी हो गया। तो ये चारों स्किल जिससे बढ़ता है उसको क्या कहते हैं, एक ग्रुप जब पढ़ेगा, दूसरा लिखेगा, दूसरा पढ़ेगा, पहला लिखेगा, तो चारों स्किल बढ़ेगा, तो इसको क्या कहते हैं, म्यूचुअल डिक्टेशन, यानी कि पारस्परिक श्रुतलेख। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।